हेलो एवरीवन। आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है जावेद खान। अपनी इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। आज की इस क्लास के अंदर हम सीखेंगे एनालिसिस ऑफ सिंगली रीइंफोर्स्ड सेक्शन। सिंगली रीइंफोर्स्ड सेक्शन जस्ट लाइक आपकी बीम की हम एनालिसिस करेंगे। क्लियर ओपन। एनालिसिस करने से पहले हम थोड़ा सा आ जाते हैं अजम्पशन के ऊपर। थोड़ा सा हम अजम्पशन देख लेते हैं। अजम्पशन का क्विक रिवीजन देख लेते हैं क्योंकि अजम्पशन की वैल्यू को मुझे यूज करनी है किसमें, एनालिसिस के लिए। तो मैं अजम्पशन यहाँ पे हेडिंग बना देता हूँ। अजम्पशन क्या हो जाएगी, अजम्पशंस। फर्स्ट अजम्पशन, ठीक है। फर्स्ट अजम्पशन कौन सी थी आपके पास, प्लेन सेक्शन रिमेन्स प्लेन बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग। प्लेन सेक्शन रिमेन्स प्लेन बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग। बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि जब अजम्पशन मैंने स्टडी करवाई थी वहां पे डिटेल में बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है कि प्लेन सेक्शन रिमेन्स प्लेन बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग। तो ये कौन सा सेक्शन की बात होती है, तो याद रखना है कौन सा सेक्शन की बात होती है, क्रॉस सेक्शन की बात करता है। क्लियर हो पॉइंट। और इसी से एक पॉइंट मुझे निकल के आता है जिसको मैं बोलता हूं स्ट्रेन वेरिएशन। स्ट्रेन वेरिएशन इज ऑलवेज लीनियर। वेरिएशन इज ऑलवेज लीनियर। क्लियर हो पॉइंट, ठीक है। क्विक रिवीजन चल रहा है अजम्पशन का, तो थोड़ा सा इसको फास्टली कर लेते हैं हम। सेकंड अजम्पशन क्या थी आपके पास, ऑल द कंप्रेसिव स्ट्रेस आर कंसिडर बाय कंक्रीट ओनली, ऑल द टेंसाइल स्ट्रेस आर कंसिडर बाय स्टील ओनली। यानी जितना भी कंप्रेसिव स्ट्रेस आएगा उसके लिए ओनली ओनली कंक्रीट को आप डिजाइन करोगे। जितना भी टेंसाइल स्ट्रेस आएगा उसके लिए आप ओनली ओनली किसको डिजाइन करोगे, स्टील को डिजाइन करोगे। पॉइंट क्लियर हो गया। और उसके बाद एक इंपॉर्टेंट अजम्पशन आती थी अल्टीमेट स्ट्रेन ऑफ कंक्रीट। अल्टीमेट स्ट्रेन ऑफ कंक्रीट should be taken as 0.0035। नेक्स्ट assumption थी हमारे पास स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ऑफ कंक्रीट। स्ट्रेस डायग्राम ऑफ कंक्रीट। तो कैसा बनता था डायग्राम, कुछ रफली डायग्राम जो आपका बनता था कुछ इस तरह से आपका डायग्राम बनता था। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ऑफ कंक्रीट पहले पैराबोलिक होता था, उसके बाद क्या हो गया, लीनियर हो गया। पैराबोलिक कितने स्ट्रेन तक होता था, 0.002। और अल्टीमेट स्ट्रेन कितना था, अभी मैंने ऊपर लिख रखा है आपको 0.0035। इस साइड आपके पास एप्सिलॉन होती थी यानी स्ट्रेन की वैल्यू, इस साइड आपके पास स्ट्रेस की वैल्यू होती थी। और स्ट्रेस कितना था, डिजाइन स्ट्रेस कितना लेके चला था, जब सबसे पहले आपके पास क्या होता था, एफसी क्या होता था। फिर आप एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर देते हो इसको। किस लिए वो फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है, ताकि जो भी आप क्यूब को टेस्ट कर रहे हो कहाँ पे, लैब के अंदर, और जो साइड पे आप कंक्रीट लेते हो तो दोनों की स्ट्रेंथ क्या होती है, वेरी करती है। शेप भी दोनों का वेरी करता है, स्ट्रेंथ भी थोड़ी सी वेरी कर सकती है वहां पे। इस वजह से बिकॉज ऑफ लोड वहां पे डिफरेंट डिफरेंट आ रहे होते हैं। एक वैल्यू लेते हो 0.67 एफ सी के, अगेन इसको मेटेरियल का फैक्टर ऑफ सेफ्टी और लगा देते हो तो नीचे वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.45 एफ सी के। ये सारे पॉइंट मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं जब मैं पढ़ाया था आपको अजम्पशन। तो अब हमेशा याद रखना जब भी डिजाइन स्ट्रेस की बात हो, किसकी बात हो, डिजाइन स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट, तो एक ही डाटा आपको याद आना चाहिए, 0.45 एफ सी के। क्लियर ऑफ माइंड। कभी भी मैं क्वेश्चन में पूछूंगा तो डिजाइन स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट विल बी, तो आप याद रखना 0.45 एफ सी के। कोई दिक्कत। नेक्स्ट अजम्पशन आती है हमारे पास, फोर्थ अजम्पशन स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ऑफ स्टील। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ऑफ स्टील, ठीक है। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ऑफ स्टील कैसे बनता है, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लेके चला जाता हूं ताकि मुझे वर्क स्पेस मिल जाए। कुछ आपके पास ऐसा डायग्राम बनता था, नीचे एक्स एक्सिस पे क्या होता है आपका, स्ट्रेन होता है, और वाई एक्सिस पे क्या होता है आपके पास, स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम क्या होता है आपके पास, कुछ ऐसा बनता है, एच देखा थोड़ा सा स्ट्रेट जाके हल्का सा पैराबोलिक हो जाता था और उसके बाद स्ट्रेट लाइन लेते थे आप, ठीक है।
तो यहाँ पे जो वैल्यू ले आती थी, आपको पता है यहाँ पे कहाँ पे वैल्यू होती थी, एक वैल्यू होती थी 0.002। यहाँ पे आप जितना ये लाइन का होता था आपके पास, यानी कि एक यहाँ पे पैरेलल लाइन ड्रॉ करते थे एट द स्ट्रेन ऑफ 0.002। तो यहाँ पे जो स्ट्रेस निकलता था वो उस स्ट्रेस को क्या बोलते हैं आप, प्रूफ स्ट्रेस, यानी कि आपने क्या किया है, प्रूफ किया है। और स्ट्रेस की वैल्यू क्या होती थी यहाँ पे 0.87 Fy। क्लियर हो पॉइंट। और अगर इसके अल्टीमेट स्ट्रेंथ की मैं बात करूं, यहाँ पे जो स्ट्रेंथ की वैल्यू आएगी, यहाँ पे जो स्ट्रेंथ की वैल्यू आएगी, इसको थोड़ा ऐसा बना देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी आपके पास वो आती है 0.002 प्लस में 0.87 Fy डिवाइड बाई ES, ये वैल्यू होती है मेरे पास, ठीक है। तो याद रखना अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ स्टील शुड नॉट बी लेस देन, ये वाली वैल्यू यहाँ पे लिख देता हूँ, अल्टीमेट स्ट्रेंथ स्टील का, अल्टीमेट स्ट्रेंथ स्टील का कितनी होगी 0.002 प्लस में 0.87 Fy डिवाइड बाई ES। क्लियर हो पॉइंट। तो ये सारी चीजों को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में, अच्छे से समझ चुके हैं 0.87 Fy किस तरह आता है। तो ये सारी चीजों को हमने अजम्पशन के अंदर आपको मैंने डिटेल में पढ़ा रखा है, बता रखा है वहां पे, ठीक है। तो ये मैंने क्विक रिवीजन करवाया ताकि मैं इनको क्या कर सकूं, अब एनालिसिस के अंदर इनको यूज कर सकूं। क्लियर हो पॉइंट, कोई दिक्कत। अब आते हैं हम अपने टॉपिक पे, एनालिसिस ऑफ सिंगली रीइंफोर्स्ड सेक्शन। नाउ सबसे पहले एनालिसिस करने के लिए सबसे पहले मुझे ये पता होना चाहिए व्हाट इज ए सिंगली रीइंफोर्स्ड सेक्शन। कोई भी आपसे पूछ ले तो सिंगली रीइंफोर्स्ड सेक्शन का मतलब क्या होता है, तो आपको याद रखना व्हेन रीइंफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड, व्हेन रीइंफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड ओनली टेंशन जोन, यानी सिंगल जोन बोल दो आप इसको या बोल दो टेंशन जोन, क्योंकि रीइंफोर्समेंट आप टेंशन जोन में प्रोवाइड करोगे, दैट सच सेक्शन is called singly reinforced section। क्लियर हो पॉइंट, कोई दिक्कत, ठीक है। अब सिंगली reinforced सेक्शन को हम थोड़ा सा यहाँ पे एनालिसिस कर लेते हैं। एक बीम का एग्जांपल ले लेता हूं मैं, फॉर एग्जांपल आप क्या ले रहे हो, बीम कंसीडर कर लेते हैं। ये आपके पास क्या होगी, बीम, कुछ भी इसका डायमेंशन हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास क्या होगी, ये बीम होगी, ठीक है। और मैं मान चल रहा हूँ ये बीम का क्या है, विड्थ ऑफ द सेक्शन है, और इस बीम के अंदर मैंने मान लिया कि 3 रीइंफोर्समेंट नंबर ऑफ बार में क्या कर रहा हूँ, प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। और हमेशा आपको पता है जब इसके रीइंफोर्समेंट के सेंटर से लेके जो नीचे तक का जो कवर होता है, इसको क्या बोलते हैं, कौन सा कवर होता है आपका, ये होता है इफेक्टिव कवर। कौन सा कवर होता है, इफेक्टिव कवर। एक वर्ड और आता है आपके पास क्लियर कवर करके, ठीक है। वो कहां से होता है, रीइंफोर्समेंट के आउटर पोर्शन से, और आपके पास एक्सट्रीम पोर्शन ऑफ द बीम या सेक्शन। तो ये कवर कौन सा होगा आपका, नॉमिनल कवर, या इसी को आप दूसरे वर्ड से बोल सकते हो क्लियर कवर, दोनों एक ही होते हैं, क्लियर कवर। गेट ने क्वेश्चन पूछा था अप्रोक्सीमेट 2008 के अंदर 18 में, 2018 में क्वेश्चन पूछा था, पूरी डायमेंशन दे रखे थे और क्वेश्चन पूछ लिया कैलकुलेट द नॉमिनल कवर। तो आपको नॉमिनल कवर निकालना था, इसके बाहर से यहाँ तक का डायमेंशन उसको कैलकुलेट करके बताना था, इतने mm की वैल्यू है। क्लियर हो पॉइंट। क्योंकि हम यहाँ पे कंफ्यूजन बच्चों को इसलिए होता है, हम जो स्टडी करेंगे आगे, यहाँ पे मैं आगे जब स्टडी करूंगा सिर्फ और सिर्फ आपको बोलूंगा क्लियर कवर, क्लियर कवर। तो याद रखना क्लियर कवर आपके क्वेश्चन में आ जाए या नॉमिनल कवर क्वेश्चन, नॉमिनल कवर क्वेश्चन में आ जाए, बोथ आर सेम। क्लियर हो पॉइंट, कोई दिक्कत। नाउ आपके विड्थ के यहाँ से एक्सट्रीम पोर्शन ऑफ द कंप्रेशन फाइबर से लेके आपका यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है, इस डिस्टेंस को आप बोलते हैं इफेक्टिव डेप्थ। क्लियर हो पॉइंट। और अगर मैं इसकी बात करूं, टोटल डिस्टेंस की बात करूं, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, तो ये होता है आपके पास ओवरऑल डेप्थ। क्लियर हो पॉइंट, कोई दिक्कत। और यहाँ पे कहीं ना कहीं मेरे पास क्या आएगा, न्यूट्रल एक्सिस आएगा, बी में तो क्या आएगा आपका, न्यूट्रल एक्सिस आएगा। और न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर आपको पता है क्या होता है, कंप्रेशन लग रहा होता है बीम पे, और न्यूट्रल एक्सिस के नीचे क्या होता है, टेंशन, यानी कि वो क्या क्या करती है, एक्सपेंड करती है। क्लियर हो पॉइंट। आई होप इतना किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, आगे बढ़े। चलिए अब देखिएगा ध्यान से,
मैं यहाँ पे स्ट्रेन डायग्राम बना रहा हूँ। कौन सा डायग्राम बना रहा हूँ? स्ट्रेन डायग्राम बना रहा हूँ। कुछ आपका इस तरह डायग्राम बन जाएगा, स्ट्रेन डायग्राम। ये मैंने इस तरह आपका क्या बनाया, स्ट्रेन डायग्राम बना दिया। कौन सा डायग्राम बना दिया? स्ट्रेन डायग्राम बना दिया। इस तरह से ये आपका डायग्राम बन गया, स्ट्रेन डायग्राम। क्लियर ओपन? अब सबसे पहले और ये याद रखिएगा, जो स्ट्रेन डायग्राम ये वाला न्यूट्रल एक्सिस से निकलता है। इसको थोड़ा सा मैं शिफ्ट कर देता हूँ न्यूट्रल एक्सिस को ऊपर की साइड में, ताकि आप इसको अच्छे से विजुलाइज कर सको। दिस वन, ठीक है। तो ऐसा मान लीजिए न्यूट्रल एक्सिस क्या है, यहाँ पे न्यूट्रल एक्सिस आ रहा है ये वाला, ठीक है। ऐसा मान के चलिए इस तरह से। क्लियर हो पॉइंट? चलिए, न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर क्या होता है, कंप्रेशन होता है, और न्यूट्रल एक्सिस से नीचे क्या होता है, टेंशन होता है। और मैं आपको बोल रहा हूं ये जो डायग्राम आपके पास कौन सा डायग्राम है, स्ट्रेन डायग्राम है। कौन सा डायग्राम है आपका? स्ट्रेन डायग्राम। सबसे पहला क्वेश्चन तो आपका ये होना चाहिए आपको, सर मुझे ये बता दो जो आपने स्ट्रेन डायग्राम लीनियर क्यों बनाया, कोई दूसरी अदर शेप क्यों नहीं बना दी आपने, ठीक है। ये लीनियर ही क्यों होता है स्ट्रेन डायग्राम? तो मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहले, इसलिए मैंने अजम्पशन आपको रिवाइज करवाया था। अजम्पशन नंबर फर्स्ट क्या थी? प्लेन सेक्शन रिमेन्स प्लेन बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग। तो यहां से एक पॉइंट निकल के आया था मेरा, स्ट्रेन वेरिएशन इज ऑलवेज लीनियर अलोंग द क्रॉस सेक्शन ऑफ द सेक्शन। क्लियर हो पॉइंट? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? इसी वजह से मैंने जो डायग्राम बनाया, कौन सा डायग्राम बनाया, लीनियर डायग्राम बनाया। अब इसमें देखिएगा ध्यान से, अगेन पॉइंट आएगा मेरे पास जो अल्टीमेट स्ट्रेन, ऊपर कंक्रीट है यानी कंप्रेशन होगा, नीचे स्टील यानी कि टेंशन होगा। कंप्रेशन फाइबर का अल्टीमेट स्ट्रेन कितना था? 0.0035। ये भी मुझे कहां से पता चला? अजम्पशन से पता चला। मैं खुद से कुछ नहीं कर रहा हूं, सारा डाटा मैं किसका यूज कर रहा हूं, अजम्पशन का यूज कर रहा हूं। अजम्पशन में मुझे बताया कि अल्टीमेट स्ट्रेन ऑफ कंक्रीट होता है 0.0035, यानी आईएस कोड ने इसको एज्यूम कर लिया। वहीं पे आईएस कोड ने मुझे स्टील का भी डाटा दे रखा है, अल्टीमेट स्ट्रेन का वो दे रखा है 0.002 प्लस में 0.87 F5 डिवाइड बाई ES। आईएएस के क्वेश्चन के अंदर ये पूछा गया था, जो ये डाटा होता है स्टील का जो आईएएस कोड ने दिया है, ये आपके पास अल्टीमेट स्ट्रेन ऑफ कंक्रीट का ये मतलब इक्वल टू होता है या मैक्सिमम होता है, मिनिमम होता है। तो याद रखना, आईएएस कोड ने जो डेफिनेशन दी थी ना, जो लाइन लिखी थी, ये लाइन लिखी थी, अल्टीमेट स्ट्रेन ऑफ स्टील एट द टाइम ऑफ फेलियर शुड नॉट बी लेस देन, इससे कम नहीं होना चाहिए, इससे ज्यादा इसके बराबर आप रख सकते हो। क्लियर हो पॉइंट? कोई दिक्कत? लेकिन अपने क्वेश्चन के एनालिसिस के लिए मैं इसको इक्वल मान लेता हूं। कोई कंफ्यूजन? चलिए, जब एनालिसिस करता हूं तो एनालिसिस करने के लिए सबसे पहले मैं आता हूं, क्या कैलकुलेट करूंगा, पोजीशन ऑफ लिमिटिंग न्यूट्रल एक्सिस। पोजीशन ऑफ लिमिटिंग न्यूट्रल एक्सिस। जो ये एक्सिस कौन सी है आपके पास, न्यूट्रल एक्सिस। तो ये डेप्थ आपको क्या करनी पड़ेगी, कैलकुलेट करनी पड़ेगी, पोजीशन ऑफ लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, जिसको आप किससे डिनोट करते हो, एक्स यू लिमिट करके बोल देते हो, या आप इसको बोल दो एक्स यू लिम करके। क्लियर हो पॉइंट? जब इसको कैलकुलेट करोगे तो उससे पहले मैं इस जो स्ट्रेन डायग्राम था इसका कुछ क्या करता हूँ, नाम दे देता हूँ। इसका ओ हो गया, ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया, इसको कोई भी मान लो, आप पी मान लो, इसको आप मान लो क्यू मान लो। क्लियर हो पॉइंट? कोई दिक्कत? मुझे एक चीज बता दो, इधर देखना ध्यान से वापस। मुझे पता है ओ से ए तक का डिस्टेंस कितना होगा, एक्सू लिमिट, जितना एक्सू लिमिट है वो डिस्टेंस क्या होगा, ओ ए का डिस्टेंस होगा। मुझे ओपी का डिस्टेंस बता सकते हो क्या, डिस्टेंस ऑफ ओपी या वैल्यू ऑफ ओपी बता सकते हो? यस। कैसे निकालोगे? आपको पता है कि जो स्ट्रेन डायग्राम बनता है वो कहां तक बनता है, अप टू द इफेक्टिव डेप्थ तक बनता है। इसका मतलब तो ये हुआ ना, एपी की वैल्यू, जो एपी है आपके पास, इसकी वैल्यू किसके बराबर है, आपका इफेक्टिव डेप्थ के बराबर है, यानी स्मॉल डी के बराबर है। अगर इफेक्टिव डेप्थ में से एक्स लिमिट ऊपर वाला ये माइनस कर दोगे तो ओ ए की वैल्यू, ओपी की वैल्यू निकल जाएगी क्या, कितनी वैल्यू आएगी, डी माइनस एक्स यू लिमिट। क्लियर ऑफ? यहां पे मैं इसको थोड़ा डिटेल में बता देता हूं। देखो, एपी की वैल्यू कितनी है आपके पास, इफेक्टिव डेप्थ के बराबर, डायग्राम में दिखाई दे रहा है। क्योंकि जो स्ट्रेन वेरिएट डायग्राम बनता है ओनली कहां तक बनता है, इफेक्टिव डेप्थ तक बनता है। मुझे पता है कि मुझे ओ की वैल्यू कितनी दे रही, कितनी होती है, एक्चुअल में जो मुझे कैलकुलेट ही करना है। अगर मैं आपसे ओपी की वैल्यू कैलकुलेट करवाऊंगा तो आप बोलोगे सर ओपी में से
सॉरी ओपी की वैल्यू कैलकुलेट करवाऊंगा तो आप बोलोगे सर एपी में से माइनस कर दो ओए, एपी में से माइनस कर दो ओए, तो वैल्यू जो निकलेगी वो कितनी निकलेगी, डी माइनस एक्स यू लिमिट, वही चीज यहाँ पे मैं लिख दिया। पॉइंट क्लियर हो गया, कोई दिक्कत? चलिए इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, शिफ्ट कर देता हूँ ताकि वर्क स्पेस मुझे प्रॉपर मिल जाए। नाउ अब यहाँ पे फ्रॉम सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी, फ्रॉम सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी में यहाँ पे यूज कर सकता हूँ, फ्रॉम सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी यूज कर सकता हूँ। तो मैं बोल सकता हूँ जो मेरे पास ओ पी क्यू किसके बराबर हो जाएगा, आपके पास आपका ओ ए बी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो ओपी की वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे मैं डायरेक्ट इसको लिख रहा हूँ, ओपी डिवाइड बाई ओ लिख सकता, चलिए मैं एक पॉइंट बना देता हूँ, ओपी डिवाइड बाई ओ लिख सकता हूँ इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, आपका पी क्यू डिवाइड बाई किसके बराबर हो जाएगा, ए बी के बराबर लिख सकता हूँ, सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, नाउ इसके बाद यहाँ पे देखिएगा जो ओपी है मेरे पास, ओपी कितना है, डी माइनस एक्स यू लिमिट डिवाइड बाई एक्स यू लिमिट इक्वल टू और पी क्यू कितना है, पी क्यू की वैल्यू दे रखी है आपको 0.87 एफ वाई डिवाइड बाई ई एस प्लस में 0.002 डिवाइड बाई ओबी की वैल्यू 0.0035। पॉइंट क्लियर हो गया, इसको मैं फर्दर सोल्व कर लेता हूं। ठीक है, जब इसको मैं फर्दर सोल्व नेक्स्ट यहीं पे इसको मैं थोड़ा सा अपना वर्क स्पेस बढ़ा देता हूं नीचे की साइड में एनालिसिस के लिए। यस, ठीक है, इसी को मैं फर्दर यहाँ पे सोल्व कर लेता हूं। तो मैं लिख सकता हूं डी डिवाइड बाई एक्स लिमिट माइनस में क्या हो जाएगा आपके पास 1 हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा वर्क स्पेस इस तरह बना देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए, इक्वल टू 0.87 एफ वाई डिवाइड बाई ई एस प्लस में 0.002 डिवाइड बाई 0.0035। माइनस के से बाउंड्री को साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो d डिवाइड बाई एक्स यू लिमिट इक्वल टू 0.87 एफ वाई डिवाइड बाई ई एस प्लस में 0.002 डिवाइड बाई 0.0035 प्लस में 1 डिवाइड बाई 1 कर देता हूँ। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेता हूँ, तो आपके पास आ जाएगा d डिवाइड बाई एक्स लिमिट इक्वल टू हो जाएगा 0.87 एफ वाई डिवाइड बाई ई एस प्लस में जब इसको सोल्व करोगे तो वैल्यू आएगी 0.0055 डिवाइड बाई 0.0035। इसको मैं फर्दर यहाँ पे सोल्व कर लेता हूँ, इसको रिवाइज कर देता हूँ, डी एक्स यू लिमिट डिवाइड बाई डी इक्वल टू 0.0035 डिवाइड बाई 0.87 एफ वाई डिवाइड बाई ई एस। ई एस की वैल्यू यहाँ पे लिख सकता हूँ कितना, 2 इंटू 10 की पावर 5। ई एस कितना होता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील 2 इंटू 10 की पावर 5 आपका प्लस में 0.0055। क्लियर हो आप? इस वैल्यू को जब फर्दर मैं करूंगा तो मेरे पास कैलकुलेशन करूंगा तो एक्स यू लिमिट डिवाइड बाई डी इक्वल टू हो जाएगा आपका 700 डिवाइड बाई 1100 प्लस में 0.87 एफ वाई। पॉइंट क्लियर हो गया, और ये वैल्यू आपको याद रखनी है अपने एग्जाम के लिए। ठीक है, गेट के जितने भी एग्जाम होते हैं इस वैल्यू को आपको याद रखना है। ठीक है, तो इससे कोई भी एफ आई की वैल्यू आपको गिवन दे देगा, वो बोल देगा लेट्स सपोज एफ आई की वैल्यू मेरी इतनी है, तो एक्स लिमिट आपको आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर हो पॉइंट? अब यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कुछ नोट के इंपॉर्टेंट पॉइंट यहीं पे मैं मेंशन कर देता हूँ। इधर देखिए ध्यान से, नोट का सबसे पहला पॉइंट मेरे पास होगा, क्या पॉइंट होगा नोट का सबसे पहला, कि आपके पास इधर देखिए अगर मैं एक्स यू को इंक्रीज करूंगा तो एक्स लिमिट की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, डिक्रीज हो जाएगी। यानी कि पहला पॉइंट होगा, अगर जैसे जैसे आप ग्रेड ऑफ स्टील बढ़ाते जाओगे, जैसे जैसे आप ग्रेड ऑफ स्टील बढ़ाओगे तो वैल्यू ऑफ एक्स लिमिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, डिक्रीज हो जाएगी। पहला पॉइंट क्लियर हो गया, कोई दिक्कत? दूसरा पॉइंट ये होगा जो एक्स लिमिट होगा, लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस होगा, ये ओनली किस पे डिपेंड कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है, ग्रेड ऑफ स्टील पे डिपेंड कर रहा है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे डिपेंड कर रहा है। मैं आपको जब भी कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाए
कि ये वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, किस पे डिपेंड नहीं करती, आप सीधा उस वैल्यू के कहां पे चले जाओ, फॉर्मूले के अंदर चले जाओ। अगर फॉर्मूले के अंदर वो वैल्यू गिवन है तो मतलब डिपेंड करती है, अगर फॉर्मूले के अंदर वो वैल्यू गिवन नहीं है तो सिंपल केस है उसकी डिपेंड नहीं करती। तो सीधा मैं फॉर्मूले में चला गया। तो मुझे ये बता दो एक्चुअल लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस किस पे डिपेंड करेगा, ग्रेड ऑफ स्टील पे डिपेंड करेगा या ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे डिपेंड करेगा? यस। तो ओनली यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, एफ आई की वैल्यू, और एफ आई क्या होता है, ग्रेड ऑफ स्टील होता है। ओनली डिपेंड्स अपॉन ग्रेड ऑफ स्टील, एफ आई लिख देता हूं, जिसको आप बोल सकते हो ग्रेड ऑफ स्टील। पॉइंट क्लियर हो गया? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? अब नेक्स्ट स्लाइड में आ जाता हूं मैं। नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पे देखते हैं वापस इसको, जो मैंने पूरी कैलकुलेशन जो किया आपको, उनकी वजह से आप उन सब को छोड़ के आपको एक ही डाटा याद रखना अपने एग्जाम के लिए। एक्चुअल लिमिट की वैल्यू, अगर हमारे पास एफ आई की वैल्यू, ग्रेड कौन कौन सी होती है, एफ ई 250, एफ ई 415 और एफ ई 500, तीनों वैल्यू को पुट करने के बाद एक्चुअल लिमिट की जो वैल्यू मुझे निकली वो कितनी निकली है, 0.53 डी। किस केस में होती है आपको, एफ ई 250। 0.48 डी किस केस में होती है आपके पास, एफ ई 415। 0.46 डी किस केस में होती है आपके पास, एफ ई 500। फाइनली आपको ये टेबल याद रखनी जब भी पूछा जाए आपको एक्चुअल लिमिट के बारे में। क्लियर हो पॉइंट? अलग अलग ग्रेड ऑफ स्टील के लिए अलग अलग एफ की वैल्यू होती है, आपको फाइनली याद रखना है। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? नाउ एनालिसिस के लिए हम, मुझे सिंपल मतलब क्या होता है, जब भी आपसे एनालिसिस पूछा जाए तो मतलब आपसे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस पूछा जा रहा है। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के लिए जो फोर्स वगैरह निकालने होंगे, उससे पहले जो चीजें थी, पहली जो चीज मुझे कैलकुलेट करनी थी, क्या कैलकुलेट करनी थी, लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। नेक्स्ट जो चीज मैं कैलकुलेट करूंगा, अब मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। नाउ क्या कैलकुलेट करूंगा मैं, पोजीशन ऑफ एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, पोजीशन ऑफ एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, जिसको आप सीधा किससे लिख सकते हो, एक्स यू से डिनोट कर सकते हो। एक्स यू निकालने से पहले मैं थोड़ा सा स्ट्रेस ब्लॉक के एनालिसिस कर लेता हूं। इधर यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, मैं स्ट्रेन डायग्राम बना रहा हूं। अभी हमने स्ट्रेन डायग्राम बनाया तो कुछ इस तरह डायग्राम बना था मेरा, ठीक है। और स्ट्रेन यहाँ पे एक वैल्यू होती है 0.0035, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ये हो गया न्यूट्रल एक्सिस। एक वैल्यू यहाँ पे होती है 0.002। और जब मैं ये, तो मैंने स्ट्रेन डायग्राम बनाया, अब मैं कौन सा डायग्राम बना रहा हूँ, स्ट्रेस डायग्राम बना रहा हूँ। ये न्यूट्रल एक्सिस हो गया आपका, और स्ट्रेस डायग्राम बनाऊंगा तो आपके पास कुछ इस तरह से बन जाएगा, ये पैराबोलिक आएगा। ये कौन सा बनेगा आपका, पैराबोलिक बनेगा, ठीक है। कौन सा ब्लो डायग्राम बन गया आपका, स्ट्रेस डायग्राम, ठीक है। अगेन वही चीज आपका क्वेश्चन यही बनेगा कि सर स्ट्रेस डायग्राम आपने ऐसा कैसे बना दिया, ठीक है। तो मैं वापस आपसे क्या बोलूंगा, वापस आ जाओ आपके किसमें, सॉरी, वापस आ जाओ किसके अंदर, अजम्पशन के अंदर। अजम्पशन में जो ये डायग्राम बना हुआ है, इसी डायग्राम को मैंने क्या किया, वहां पे रखा है। यहाँ पर अल्टीमेट स्ट्रेन कितना था, 0.0035, और यहाँ पे स्ट्रेन कितना था, जहां पैराबोलिक खत्म होता है और आपका लीनियर या रेक्टेंगुलर पोर्शन स्टार्ट हो जाता है, 0.002। इन्हीं को मैं यूज किया हूं। तो यहाँ पे, और इस पे स्ट्रेस ब्लॉक कितना हो जाएगा कंक्रीट का, तो 0.45 एफसी के। स्टील का कितना हो जाएगा, 0.87 एफ वाई। सबसे फर्स्ट थिंग आपको कैलकुलेट करने की, ये वैल्यू मुझे कैलकुलेट कर दो जिसको मैं x1 बोल रहा हूँ, और ये वैल्यू मुझे कैलकुलेट कर दो जिसको मैं बोल रहा हूँ x2 बोल रहा हूँ। यानी x1 की वैल्यू और x2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और ये सिमिलर होंगे। जैसे यहाँ पे आपका ब्लॉक होता है, इसको O, बड़े वाले ट्रायंगल को मैं बोलता हूँ AB, और इसको बोल देता हूँ मैं MN, इसका नाम दे देता हूँ इस तरह से, ठीक है। अगेन मैं यहाँ पे भी क्या यूज कर लूंगा, फ्रॉम सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी, फ्रॉम सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ डायरेक्ट OM किसके बराबर हो जाएगा, OA के बराबर, दिस वन OM डिवाइड बाई OA के बराबर, सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी। और MN किसके बराबर हो जाएगा आपका,
ए बी के बराबर, ठीक है। ओ एम की वैल्यू आपको कैलकुलेट ही करना, जो x1 है आपका वो कैलकुलेट करना है, डिवाइड बाई ओ ए कितना है आपका, ये वैल्यू कितनी है, न्यूट्रल एक्सिस ऊपर कितना मान रहे हो आप इसको, एक्स यू मान रहे हो, क्योंकि आपको निकालना भी क्या है, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालना है, यानी कि फेल करते टाइम आपका न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ कितनी आ रही थी, एक्चुअल डेप्थ कितनी आ रही थी, एक्स यू इक्वल टू एम एन, एम एन कितना 0.002 डिवाइड बाई 0.0035। तो आप यहाँ पे ओ एम को मैं बोल दूं x1 की वैल्यू जो आपके पास निकल जाएगी, जब सॉल्व करोगे तो आएगी आपके पास 4/7x यू। सिमिलरली जब आपके पास x2 आप कैलकुलेट करोगे तो टोटल यहां से लेके यहां तक तो आपके पास x है, यानी कि मैं इसको बोल देता हूं यहाँ पे ओ ए माइनस क्या करोगे आपको उसमें ओ एम माइनस करोगे, x में से माइनस करोगे 4/x से माइनस करोगे 4/7x, तो x2 कितना आ जाएगा आपका 3/7x, यानी कि ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास, नीचे वाली वैल्यू आएगी 4/7x और ऊपर वाली वैल्यू आ जाएगी आपके 3/7x। पॉइंट क्लियर हुआ। तो मैंने सबसे पहले क्या निकाल लिया, स्ट्रेस ब्लॉक कैलकुलेट कर लिया, मेरा स्ट्रेस की वैल्यू कितनी आ रही है, रेक्टेंगुलर पोर्शन कितनी डेप्थ पे और आपका पैराबोलिक पोर्शन कितनी डेप्थ पे। नाउ अब मैं यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ टेंसाइल फोर्स वगैरह। नेक्स्ट क्या कैलकुलेट करता हूँ मैंने x1 कैलकुलेट कर लिया, x2 कैलकुलेट कर लिया, अब कैलकुलेट करता हूं मैं टेंसाइल फोर्स। टेंसाइल फोर्स कैलकुलेट कर लेता हूं, ठीक है। और मुझे हमेशा मैंने आपको बताया था कि सिग्मा इक्वल टू पी डिवाइड बाई ए, मैंने आपको बता रखा है ये फॉर्मूला होता है सिग्मा इक्वल टू पी डिवाइड बाई ए। अकेला ये पूरा फॉर्मूला अकेला फॉर्मूला होता है जो पूरी आरसीसी के जितने फॉर्मूले होते हैं इस पर डिपेंड करते हैं। सारी आरसीसी के जितने भी फॉर्मूले मैं डिस्कस कराऊंगा, जितने भी फॉर्मूले मैं आपको पढ़ाऊंगा, सारे के सारे फॉर्मूले अकेले इसी फॉर्मूले से आपको फाइंड करने हैं या वहां से आपको निकाल लेने हैं। क्लियर हो पॉइंट, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे देखता हूँ वहां पे सिग्मा इक्वल टू पी डिवाइड बाई ए, मतलब स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स डिवाइड बाई ए। अगर आपको फोर्स निकालना तो क्या होगा, स्ट्रेस इंटू एरिया हो जाएगा। क्लियर हो पॉइंट। क्वेश्चन में क्या यहाँ क्या है, टेंसाइल फोर्स। अगर टेंसाइल फोर्स है तो आपको क्या निकालना, स्ट्रेस मल्टीप्लाई क्या कर देना है, एरिया कर देना है, ठीक है। नाउ इसको मैं टी से लिख देता हूँ, टेंसाइल फोर्स इक्वल टू टेंसाइल टी। स्ट्रेस, अब टेंशन का स्टील की बात हो रही है, स्टील का स्ट्रेस कितना होता है, अजम्पशन में मैं आपको बता चुका हूँ जब भी टेंसाइल स्ट्रेस की बात हो तो एक ही वैल्यू याद आनी चाहिए 0.87Fy। एरिया ऑफ स्टील कितना होता है आपका ST, एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन। बहुत सिंपल हो गया फोर्स निकालना, कोई दिक्कत, कोई चीजों को रटने की जरूरत नहीं, सिंपल टी टी फोर्स निकालना है, क्या होता है स्ट्रेस इनटू एरिया। स्ट्रेस कितना होता है 0.87Fy और एरिया क्या होता है ST, आपका निकल गया फोर्स। क्लियर हो पॉइंट। नेक्स्ट मुझे निकालना होगा कंप्रेसिव फोर्स। क्या निकालना होगा, कंप्रेसिव फोर्स। अब यहाँ पे अगेन वो आपके इसको स्ट्रेस ब्लॉक को मैं यहाँ पे थोड़ा सा बना देता हूँ ताकि और अच्छे से आप एनालिसिस कर पाओ। ठीक, ऊपर रेक्टेंगुलर रहता है, नीचे क्या होता है आपका पैराबोलिक, ये वाला पैराबोलिक है। रेक्टेंगुलर वाले पोर्शन को मैं बोलता हूँ C1, यानी कि फोर्स ऑफ कंक्रीट इन रेक्टेंगुलर पोर्शन, ठीक है। और नीचे वाले को बोलता हूँ मैं C2, फोर्स ऑफ कंक्रीट ऑफ ट्रेंगुलर पोर्शन। और यहां मैं अभी इसका वैल्यू निकाल चुका हूं, x2 कितना था 3/7xu, नीचे ये वैल्यू कितनी थी 4/7xu, ये पॉइंट मैं अभी कैलकुलेट कर चुका हूं, ठीक है। तो टोटल कंप्रेसिव फोर्स निकालने का, टोटल कंप्रेसिव फोर्स C निकालोगे तो आप C1 प्लस में क्या कर दोगे, C2 कर दोगे। अब एक तो इसका ये बेसिक फॉर्मूला होता है कंप्रेसिव फोर्स निकालने का, पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूं। कंप्रेसिव फोर्स जब आप कैलकुलेट करोगे तो एक तो ये होगा कि आप एरिया ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक, एरिया ऑफ द स्ट्रेस ब्लॉक मल्टीप्लाई विड्थ ऑफ द सेक्शन, विड्थ ऑफ सेक्शन, ठीक है। इसका एरिया निकालो और विड्थ ऑफ बी से मल्टीप्लाई कर दो, एक तो ये तरीका है इसका, ठीक है। और दूसरा मैंने क्या बोला है, दूसरा अपन जो बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला, क्या अगर फोर्स आपको निकालना है, पी निकालना है तो क्या कर दो, स्ट्रेस इनटू एरिया कर दो, सिग्मा इनटू एरिया। किसी से भी आप यूज करके इसको कैलकुलेट कर सकते हो, हम सेकंड वाली टर्म से यूज करते हैं ताकि थोड़ा सा आसान हो जाए हमारे लिए, क्योंकि मैं पूरी आरसीसी को अकेले इसी फॉर्मूले से डिस्कस कराऊंगा।
क्लियर ऑफ पॉइंट। चलिए फोर्स निकाल लेते हैं। मैं सी को एक साथ ले रहा हूँ सबको। C1, मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे पास जो ये वाला फॉर्मूला, मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा, अपना फॉर्मूला यूज करूंगा। ये वाला फॉर्मूला, मैं अपना वाला फॉर्मूला सीधा यूज करूंगा। जब मैं C निकाल रहा हूँ, C1 प्लस में C2, तो सबसे पहले C1 को निकाल लेता हूँ। ये क्या होता है, पहले स्ट्रेस इंटू एरिया करना पड़ेगा। C1 का स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस कितना होता है, मैंने आपको बोला कंप्रेसिव स्ट्रेस जब भी मैं बात करूं तो आपको एक ही डाटा याद आना चाहिए, कौन सा, 0.45 एफ सी के। अब ये वैल्यू आपको डायरेक्टली याद हो जानी चाहिए सारी वैल्यू। क्लियर ऑफ पॉइंट। इनटू में एरिया। अब एरिया मुझे ये ट्रायंगुलर का लेना है, ठीक है। ट्रायंगुलर का जब एरिया लोगे तो विड्थ आप जो लेके चलोगे वो विड्थ ऑफ द सेक्शन लेके चलोगे, बस इतना याद रखना। बी इंटू में डी कितना होगा, 3/7 एक्स यू। C1 कैलकुलेट हो गया। स्ट्रेस इंटू एरिया। अब कैलकुलेट क्या करना है आपको, C2 कैलकुलेट करना है। सबसे पहले C2 का स्ट्रेस निकालो। डेफिनेटली कंक्रीट है तो स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट, और स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट आपको पता है कितना होता है, 0.45 एफसी के। ये तो स्ट्रेस हो गया। एरिया, एरिया ऑफ पैराबोलिक मुझे बता सकते हो कितना होता है, एरिया ऑफ पैरा, ये क्या कौन सा डायग्राम होता है, पैराबोलिक डायग्राम। एरिया ऑफ पैराबोलिक डायग्राम होता है 2/3 बेस इंटू हाइट। 2/3 इंटू बेस, बेस के लिए मैंने क्या बोला, बी, और हाइट, हाइट कितनी हो जाएगी आपके पास, 4/7 एक्स यू। पॉइंट क्लियर हो गया। इसको आप सब सॉल्व करोगे तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा कंप्रेसिव फोर्स की, वो वैल्यू आएगी 0.36 एफ सी के एक्स यू इंटू में बी। ठीक है। अब आगे मुझे पूरी एनालिसिस के लिए जब भी मैं बात करूँ आपको एक ही डाटा याद आना चाहिए, कंप्रेसिव फोर्स इक्वल टू 0.36 एफ सी के एक्स यू इंटू बी। क्लियर हो पॉइंट, कोई दिक्कत। आई होप यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अभी तक मैंने कैलकुलेट किया, एक्सो लिमिट कैलकुलेट किया, और एक्सो लिमिट अलग अलग ग्रेड ऑफ स्टील पे डिपेंड करता है। Fe 250 के लिए 0.53 इंटू में डी, Fe 415 के लिए 0.48 इंटू में डी, Fe 500 के लिए 0.46 इंटू में डी। उसके बाद मैं एक्सो कैलकुलेट कर रहा हूँ। अब एक्सो डायरेक्ट कैलकुलेट करने की बजाय मुझे कुछ चीजों को यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा, जिनमें मैंने सबसे पहले कैलकुलेट किया आपके एरिया ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक कैलकुलेट किया मैंने। उसके बाद मैंने टेंसाइल फोर्स कैलकुलेट किया, और देन आफ्टर मैंने कैलकुलेट किया कंप्रेसिव फोर्स। ठीक है। अब मुझे एक चीज और क्या बता दो, यहाँ पे अगर मैं टॉप को रेफरेंस मान के चल रहा हूँ, किसको रेफरेंस मान रहा हूँ, टॉप को रेफरेंस मान के चल रहा हूँ, तो यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है, यानी पोजिशन ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, इसको बोलते हो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ रेक्टेंगुलर ब्लॉक, तो ये y1 बोल देता हूं मैं इसको। और ये यहां से लेके यहां तक जब मैं आपसे पूछूंगा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ट्रायंगुलर ब्लॉक, ये सॉरी पैराबोलिक ब्लॉक फ्रॉम टॉप, तो ये वैल्यू और मुझे कैलकुलेट करनी है, तो इनको मैं लिख देता हूं y1। तो यहीं पे बेसिक लिख देता हूं y1। y1 कैसे निकालते हो, ये होता है पोजीशन या पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ रेक्टेंगुलर ब्लॉक। तो ऑब्वियसली बात है, रेक्टेंगुलर ब्लॉक का सीजी कहां पे लाई कर, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का मतलब क्या, सीजी। तो रेक्टेंगुलर ब्लॉक का जो सीजी लाई करता है वो उसके सेंटर पे लाई करता है, और जब टॉप से निकालोगे तो मतलब क्या, हाफ पे लाई करेगा। तो 1/2 इंटू में हाइट, और हाइट कितना है यहाँ पे, 3/7 एक्स यू। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन, आगे बढ़े। सिमिलर में क्या कैलकुलेट कर लेता हूँ, y2 कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो मेरे पास जो y2 है, y2 कैलकुलेट करूंगा मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मुझे क्या निकालना पड़ेगा, अब देखो ध्यान से। तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक और दूसरा डायग्राम बना देता हूँ, इधर वीडियो के अंदर छुप जाएगा, यहाँ पे बना देता हूँ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। डॉटेड लाइन कर देता हूँ, इसको थोड़ा समझिएगा ध्यान से। आई होप ये आपको दिखाई दे रहा होगा क्लियरली। ठीक है। अब मुझे जो बात करनी है, किसकी बात करनी है, इस वाली आपके ब्लॉक की बात करनी है, जो आपका पैराबोलिक है। और पैराबोलिक का जो ये वाला सीजी लाई करता है, वो लाई करता है 3/8 इंटू में हाइट पे लाई करता है। क्लियर हो पॉइंट। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 3/8 इंटू में हाइट, हाइट कितनी है आपके पास, 4/7 एक्स यू। कितना है आपका, 4/7 एक्स यू प्लस में, मुझे लेना कहां से, टॉप से रेफरेंस मानना है। तो ये वाला डिस्टेंस भी तो प्लस करोगे ना इसमें, और ये वाला डिस्टेंस कितना आपका 3/7 एक्स यू। तो फाइनली आप कैलकुलेट करोगे y1 कितना होगा आपका, और y2 आपका कितना होगा। पॉइंट क्लियर हो गया। y1 भी मैंने कैलकुलेट कर लिया, y2 भी मैंने कैलकुलेट कर लिया। तो मैं ये बता सकता हूं कि अब मेरे पास ओवरऑल इसका जो सीजी लाई करेगा ना, कंप्रेसिव फोर्स का सीजी, यानी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ कंप्रेसिव फोर्स, जिसको मैं y बार बोल सकता हूं,
ये वैल्यू कहाँ पे आएगी, कहाँ पे लाई करेगा। तो इसको मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, कैसे निकालोगे आप इसको जी। वाई बार कैसे निकालोगे, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कैसे निकालते हैं, आपको पता है कोई भी चीज होती है ए वन इंटू में वाई वन प्लस में ए टू इंटू में वाई टू डिवाइड बाई ए वन प्लस में ए टू करते थे। तो यहाँ पे आर सी सी की टर्म में मैं लिखूंगा उसको सी वन इंटू में वाई वन प्लस में सी टू इंटू में वाई टू डिवाइड बाई सी वन प्लस में सी टू। इस फॉर्मूले को आप यूज करोगे। सी वन की वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ, वाई वन मैंने अभी बताया आपको, सी टू में कैलकुलेट कर चुका हूँ, वाई टू अभी जस्ट लास्ट स्लाइड में हमने कैलकुलेट किया था। तो इनको जब कैलकुलेट करोगे, मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ, वाई बार की वैल्यू आ जाएगी आपकी 0.42 XU। पॉइंट क्लियर हो गया, कोई दिक्कत? 0.42 XU। नाउ मुझे क्या निकालना, मुझे निकालना था पोजीशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। पोजीशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, पोजीशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालने के लिए ऑलवेज इक्वेट नेट कंप्रेसिव फोर्स एंड टेंसाइल फोर्स। नेट कंप्रेसिव फोर्स एंड टेंसाइल फोर्स, यानी कि कहने का मतलब C इक्वल टू T करूंगा। C मैंने अभी कैलकुलेट किया था, क्या होता है 0 पॉइंट कंप्रेसिव फोर्स, अभी लास्ट स्लाइड में करवाया था 0.36 FC, दिस वन 0.36 FC के इंटू XU, 0.36 FC के XU इंटू में B इक्वल टू टेंसाइल फोर्स स्ट्रेस इंटू एरिया 0.87 FY इंटू ST। यहां से मुझे कैलकुलेट क्या करना है, XU कैलकुलेट करना है, तो वैल्यू आएगी आपकी 0.87 FY इंटू में ST डिवाइड बाई 0.36 FCK इंटू B। फाइनली अब आपको ये दो चीज याद रखनी है, एक तो XU लिमिट की वैल्यू याद रखनी है आपको 0.53D, 0.48D, 0.46D। उसके बाद आपको याद रखना है XU की वैल्यू कितनी होती है, सीधा फॉर्मूला याद रख लेना, चाहो तो आप कैलकुलेट कर सकते हो या आप डायरेक्टली वैल्यू याद रख लेना 0.87 FY इंटू ST डिवाइड बाई 0.36 FCK इंटू B। पॉइंट क्लियर हो गया, मैंने एक्चुअल लिमिट भी कैलकुलेट कर लिया, मैंने एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस यानी XU भी कैलकुलेट कर लिया। नाउ नेक्स्ट होगा मेरे पास लीवर आर्म, एक टर्म होती है, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या हो जाएगा आपके पास, लीवर आर्म। लीवर आर्म बेसिकली क्या होता है, ये आपके पास इट इज अ वर्टिकल डिस्टेंस, पहले डेफिनेशन लिख देता हूं, ये वर्टिकल डिस्टेंस होता है बिटवीन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ कंप्रेसिव फोर्स टू पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ टेंसाइल फोर्स। लिख देता हूं डेफिनेशन, इट इज अ वर्टिकल डिस्टेंस between point of application of compressive force to point of application of tensile force, point of application of tensile force। क्लियर हो, इसको थोड़ा सा क्लियर के लिए विजिबल यहाँ पे वैल्यू डायग्राम बना देता हूँ ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए आपको, ठीक है। डायग्राम आपके पास कैसे बना, कुछ इस तरह डायग्राम बनाया था आपने, कुछ इस तरह से, और यहाँ पे आपके पास कुछ इस तरह से वैल्यू आ रही थी, और यहाँ पे आपके पास कैसा डायग्राम बना था इधर, इसके बाद ये आपका इस तरह पैराबोलिक बन रहा था, ठीक है। और मुझे पता था जो C1 लाई कर रहा है कहीं, सॉरी जो C कंप्रेसिव फोर्स लाई कर रहा है, यहाँ पे कंप्रेसिव फोर्स लाई कर रहा है, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास क्या हो रहा है, टेंसाइल फोर्स लाई कर रहा है। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा, यहां से लेके यहां तक का जो वर्टिकल डिस्टेंस होगा, उस डिस्टेंस को मैं क्या कहूंगा, लीवर आर्म बोलूंगा। मुझे बता सकते हो डिस्टेंस कितना होगा, ठीक है। आपको पता है यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, ये हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, कितनी वैल्यू है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ कंप्रेसिव फोर्स कितना निकला था, यस 0.42 XU। और मुझे पता है जो ये डायग्राम बनता है ना, जो भी ब्लॉक का डायग्राम बनता है स्ट्रेस ब्लॉक का, ये अप टू कहां तक बनता है, इफेक्टिव डेप्थ तक बनता है। अगर आप इफेक्टिव डेप्थ में से माइनस कर दो किसको, 0.42 XU को, तो आपको क्या निकल जाएगा आपका
लीवर आर्म कैलकुलेट होगा, जिससे मैं जे से डिनोट करता हूँ और जेड से डिनोट कर देता हूँ। क्लियर हो पॉइंट? कोई दिक्कत? आई होप लीवर आर्म में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। ये बिल्कुल वर्टिकल डिस्टेंस होता है बिटवीन टू पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, कंप्रेशन फोर्स का एंड टेंसाइल फोर्स का। आगे बढ़े, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस हो जाएगा मेरे पास मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। मोमेंट ऑफ, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या हो जाएगा? मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, जिसको शॉर्ट में एमआर लिख देता हूं। ठीक है, सबसे बेसिक फॉर्मूले बात करते हैं। मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? मोमेंट का मतलब क्या होगा? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मोमेंट का जो बेसिक फॉर्मूला आपने 9th क्लास में पढ़ा था, ये तो पढ़ा था ना। मोमेंट होता है आपका फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और मैं आरसीसी के अंदर जो भी फॉर्मूला यूज करवाऊंगा ना, आपके सारे के सारे बेसिक फॉर्मूला यूज करवाऊंगा। जैसे मैंने सिग्मा का फॉर्मूला यूज किया, बहुत बेसिक फॉर्मूला, सबको पता होता है, सिग्मा इक्वल टू पी डिवाइड बाई ए। नाउ मैं यूज करवा रहा हूं किसको? मोमेंट को, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बेसिक फॉर्मूला। नाउ अगर आप मोमेंट कैलकुलेट करते हो, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हो कंप्रेशन साइड से, तो फोर्स भी किसका आएगा? कंप्रेशन का आएगा डेफिनेटली। और कंप्रेशन का फोर्स हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। कितना होता है कंप्रेशन का फोर्स? 0.36 एफ सी के एक्स यू इंटू में बी, कंप्रेसिव इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस नथिंग बट लीवर आर्म। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है आपका? लीवर आर्म होता है। और लीवर आर्म मैं अभी डिस्कस कर चुका हूं, डी माइनस 0.42 इंटू एक्स। क्लियर हो पॉइंट? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन यहां तक? ऐसे सिमिलरली जब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करूंगा मैं कहां से? टेंशन साइड से, फ्रॉम टेंशन साइड से, तो मेरा फॉर्मूला कितना हो जाएगा? टेंसाइल फोर्स। तो टेंसाइल फोर्स कितना होता है आपके पास? स्ट्रेस इंटू एरिया, यानी 0.87 एफ वाई इंटू एस टी। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? स्ट्रेस इंटू एरिया, फोर्स हो गया, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका रहेगा लीवर आर्म, डी माइनस 0.42 इंटू एक्स यू। तो आपने कंप्रेसिव फोर्स निकाल, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया फ्रॉम टेंशन साइड से, और मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया फ्रॉम कंप्रेशन साइड से। और एनालिसिस के अंदर मुझे क्या कैलकुलेट करना होता है? मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना होता है। आई होप यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, सभी को समझ में आया होगा। अब सारी थ्योरी को मैं आपको पास वाइंड अप करता हूं। ठीक है, मैंने क्या क्या पढ़ा था उसको यहाँ पे देखता हूँ, मैं लिख देता हूँ सारी चीजों को। सबसे पहले मैंने क्या, जो आपको याद रखना है इस थ्योरी एनालिसिस ऑफ सिंगली रिइंफोर्स्ड सेक्शन के अंदर जो भी पॉइंट याद रखने हैं उनको मैं यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ। सबसे पहले मैंने क्या निकाला था? एक्चुअल लिमिट वैल्यू कितनी थी? डायरेक्ट वैल्यू 0.53 डी, किसके लिए? एफ ई 250। 0.48 डी किसके लिए? एफ ई 415। और 0.46 डी किसके लिए? एफ ई 500 के लिए। इसके बाद मैंने क्या निकाला था? एक्स यू कैलकुलेट किया था, टोटल कंप्रेसिव फोर्स इक्वल टू टोटल टेंसाइल फोर्स, जिसका मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूं यहाँ पे 0.87 टेंसाइल फोर्स स्ट्रेस इनटू एरिया एस टी, कंप्रेसिव फोर्स 0.36 एफ सी के इंटू बी। ठीक है, ये आपका सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या था आपके पास? मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम कंप्रेशन साइड। कंप्रेशन साइड से लोगे तो कौन कंप्रेसिव फोर्स कितना होता है? 0.36 एफ सी के एक्स यू इंटू में बी, ये तो फोर्स हो गया, इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि लीवर आर्म 0.42 इंटू एक्स यू। ऐसे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करोगे आप फ्रॉम टेंशन साइड से, तो 0.87 स्ट्रेस इंटू एरिया एस टी। लीवर आर्म चेंज नहीं होता आरसीसी में, याद रखना, तो डी माइनस 0.42 इंटू एक्स यू। क्लियर हो पॉइंट? कोई दिक्कत? तो ये आपको बेसिक कुछ पॉइंट याद रखने हैं, और याद रखना इन्हीं स्टेप को जब आप मेंस के क्वेश्चन करोगे ना, मेंस के क्वेश्चन करोगे तो आपके पास मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के टोटल 3 स्टेप रहेंगे। पहले स्टेप में एक्स लिमिट कैलकुलेट करोगे, दूसरे स्टेप में आप एक्स कैलकुलेट करोगे, और तीसरे स्टेप में आप मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आप कैलकुलेट करोगे। पॉइंट क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।